बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के कोर्स में शामिल तीसरी पोएम को पढ़ेंगे और इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है ए हाउसमैन। पूरा नाम है एल्फ्रेड एडविन हाउसमैन। ये 1859 में पैदा हुए थे और 1936 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लिश स्कॉलर और पोएट के तौर पर जाने जाते हैं और इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर ऑफ लैटिन के तौर पर ये जॉब भी करते रहे हैं। और इनकी पोइट्री की काफ़ी सारी कलेक्शंस हैं। उनमें जो सबसे पहली कलेक्शन थी जो द श्रॉपशायर लैड के उन्वान से 1896 में पब्लिश हुई, उसके अंदर कोई 63 पोएम्स थी और उन पोएम्स में से यानी इस फर्स्ट कलेक्शन में से एक पोएम ये हमारे कोर्स में शामिल है और इसका कोई टाइटल तो नहीं है, ये एक अनटाइटल्ड पोएम है। लेकिन इसका जो सबसे पहला सेंटेंस है यानी फर्स्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है उसी को इसके टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और वो है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। यानी ये इस पोएम का टाइटल हम इसको लेते हैं और इस टाइटल के अंदर आप देख रहे हैं कि चेरी नाम के किसी दरख्त का ज़िक्र हो रहा है और ये चेरी का जो दरख्त है ये दुनिया के खूबसूरत तरीन दरख्तों में इसका शुमार होता है। ये आप स्क्रीन के ऊपर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो दरख्त है इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, इसकी कहते हैं कोई सैकड़ों के हिसाब से इसकी किस्में हैं और इनके ऊपर जो फूल लगते हैं वो वाइट कलर के भी होते हैं, वाइटिश पिंक यानी हल्के पिंक कलर के भी होते हैं, डार्क पिंक कलर के भी होते हैं और इनके फूलों की फिर आगे पत्तियों के हिसाब से भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। यानी एक सिंगल ब्लॉसम्स होते हैं, वो 4-5 पत्तियों का एक फूल होता है, फिर सेमी डबल ब्लॉसम्स होती हैं, फिर डबल ब्लॉसम्स होते हैं, उसके अंदर को 50 पत्तियां होती हैं एक फूल के अंदर। मतलब फूलों में भी बड़ी वैरायटी है और इसके ऊपर जो फल लगता है जिसको हम चेरी कहते हैं वो चेरी भी ब्लैक कलर का भी होता है, वो येलो कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। यानी ये जो दरख्त है ये एट अ टाइम ये एक फ्रूट ट्री भी है और एक ऑर्नामेंटल ट्री भी है। इसको खूबसूरती के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और दुनिया के बहरहाल खूबसूरत दरख्तों में इसका शुमार होता है। लेकिन ये जो ए हाउसमैन है इन्होंने तो इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो दरख्त है वो डिक्लेयर कर दिया है। यानी इन्होंने कहा है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़, यानी लवली की थर्ड डिग्री जब उन्होंने इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक तरह से अपनी डिक्लेरेशन दे दी है, अपना फ़ैसला दे दिया है कि मुझसे अगर कोई पूछे कि अब दुनिया का खूबसूरत तरीन दरख्त कौन सा है तो मेरी नज़र में वो कह रहे हैं कि वो चेरी का दरख्त है। यानी ये ख़ास तौर पे बाहर के मौसम में जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल उगे होते हैं, ये ए हाउसमैन जो हैं इनको इसे देखने का इत्तेफाक हुआ और ये इस दरख्त की खूबसूरती से इतना ज़्यादा मुतासर हुए कि इन्होंने फिर इसके ऊपर एक पोएम लिखी और इस पोएम को पढ़ के आपको महसूस होगा कि ये जो ए हाउसमैन है ये एक लवर ऑफ नेचर हैं। यानी कुदरत की बनाई हुई जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, इनके साथ जो मोहब्बत है वो हमें ए हाउसमैन में नज़र आती है और इन चीज़ों के पास जाके जो इंसान को सुकून मिलता है, जो फ़रहत और जो खुशी का एहसास होता है वो एहसास भी आपको इस पोएम के अंदर नज़र आएगा। तो अभी हम इसको रीड करते हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह बाद में और भी बात करेंगे। देखें इसकी सबसे पहली लाइन को देखें, ए लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। ये तो इसका टाइटल भी है और इसकी सबसे पहली लाइन भी है कि दुनिया का सबसे जो खूबसूरत दरख्त है वो चेरी का दरख्त है और इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। यानी दूसरी लाइन को देखें, हंग से मुराद है कि अटा हुआ है, भरा हुआ है और ब्लूम फूलों को कहते हैं और अलोंग द बाउ यानी इसकी जो शाखें हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा फूल उगे हुए हैं कि वो शाखें अटी हुई हैं, बिल्कुल भरी हुई हैं, बल्कि इन फूलों के वज़न की वजह से वो नीचे को झुकी भी हुई हैं। यानी इतना ज़्यादा ये जो दरख्त है ये आजकल अपने जोबन के ऊपर है। यानी ये जो ए हाउसमैन है ये इस दरख्त को जिन दिनों में देख रहे हैं वो बाहर का सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा है और उन दिनों में इस दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल उगे हुए हैं और इसकी खूबसूरती जो है वो आप ऐसे ही समझ लें कि अपने पूरे अरूज पर है। तो वो कहता है कि फूलों के साथ इसकी शाखें बिल्कुल भरी हुई हैं एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड। और ये खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है? वुडलैंड, जंगल को कहते हैं। राइड से मुराद वैसे तो राइडिंग घुड़सवारी करना, तो जंगल की तरफ आप घुड़सवारी करते हुए या जो ट्रैक बना हुआ है जंगल की तरफ जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर ये दरख्त खड़ा है और वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, इसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है ईस्टर के
टाइड के लिए, यानी ईस्टर के त्यौहार के लिए, ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए। ये ईस्टर आप शायद जानते होंगे कि ये क्रिश्चियंस का एक त्यौहार है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसरेक्शन जो हुई थी। यानी ये क्रिश्चियंस मानते हैं कि जब उनको क्रूसीफाई किया गया था, उनको सूली पे चढ़ाया गया था, तो उसके 3 दिनों के बाद वो इस दुनिया में दोबारा से तशरीफ़ लेके आए थे, और उसके बाद उनका जो मिशन अधूरा रह गया था, उस मिशन को उन्होंने मुकम्मल किया। और उनकी ये जो दोबारा से दुनिया में आमद हुई थी, उसकी याद में ये जो त्यौहार है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये अप्रैल के महीने में आम तौर पे ये आता है, इसका कोई फ़िक्स कोई दिन नहीं होता। ये चाँद की जो मूवमेंट है उसके साथ भी इसका कोई कनेक्शन है, उसके हिसाब से, यानी जब चाँद नज़र आता है अप्रैल के महीने में पहला, तो उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये ईस्टर का जो त्यौहार होता है, इस त्यौहार में ये ख़ास बात है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो सारे प्रेफर करते हैं कि वो वाइट कलर का जो लिबास है इसको पहने। और ये लिबास वाइट कलर आप जानते हैं कि संजीदगी और मतानत की एक तरह से अलामत होता है। तो ये जो त्यौहार है ये आप ऐसे ही समझ लें कि खुशी और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ मनाया जाता है। दुख इस बात का होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था, उनको सूली पे चढ़ाया गया था, और इंसानों के गुनाहों की जो सज़ा है वो ईसा अलैहिस्सलाम को मिली थी। लेकिन खुशी इस बात की भी होती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसीफिकेशन के बाद ये माना जाता है कि उन्होंने क़यामत तक आने वाले जो क्रिश्चियंस हैं उनको एक तरह से उनकी मग़फ़िरत करवा ली है, उनकी बख्शिश करवा ली है। तो इस तरह से वो इस त्यौहार को खुशी के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं, और दुख की फीलिंग्स भी होती हैं कि उनकी क्रूसीफिकेशन हुई थी। तो इस तरह वो सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का जो लिबास है उसको पहनना, इसको प्रेफर करते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं। और एक चीज़ आप ये भी समझ लें कि मैंने आपको बताया था कि जो पोएट होते हैं इनके यहाँ एक आदत होती है कि ये बाज़-औक़ात जो नॉन ह्यूमन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं होती, लेकिन उनके बारे में बात इस तरह से कर रहे होते हैं कि जैसे वो कोई इंसान है, जैसे वो इंसानों की तरह बिहेव करती हैं, इंसानों की तरह वो हंसती हैं, रोती हैं, महसूस करती हैं, इंसानों की तरह वो लिबास पहनती हैं, मुख्तलिफ़ त्योहारों को सेलिब्रेट करती हैं, वगैरह वगैरह। यानी ये जो चेरी का दरख्त है, अब ये कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन पोएट इसके बारे में इस तरह से बात कर रहा है कि जैसे ये भी एक इंसान है, ये क्रिश्चियन है, और इसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है ईस्टर के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। अब यहाँ लिबास से मुराद को ये नहीं है कि उसने को कपड़े पहने हुए हैं, उसके ऊपर जो सफ़ेद रंग के फूल उगे हुए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ये सारे का सारा जो दरख्त है ये सफ़ेद रंग के फूलों में बिल्कुल कवर हो चुका है, और देखने से ऐसे ही लगता है कि जैसे ये सफ़ेद रंग का इसने लिबास पहना हुआ है। और इत्तेफाक ये होता है कि जब ईस्टर का त्यौहार आता है, ये अप्रैल के महीने में मैंने आपको बताया है, उसके बिल्कुल आगाज़ में होता है, और यही वो दिन होते हैं जब बहार का मौसम भी शुरू हो रहा होता है और दरख्तों के ऊपर नए फूल उग रहे होते हैं। तो ये जो चेरी का दरख्त है इसके ऊपर भी चूँकि बहुत ज़्यादा फूल उगे हुए हैं सफ़ेद रंग के, सारा इसको कवर किया हुआ है, और उधर से ईस्टर का त्यौहार भी करीब ही है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो दरख्त है ये भी ईस्टर के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहा है। ये भी यसू मसीह अलैहिस्सलाम की जो रिसरेक्शन हुई थी उसकी याद में इसने भी सफ़ेद रंग का लिबास पहन के एक बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ ये खड़ा है। तो अब ये दरख्त के साथ इस तरह, दरख्त के बारे में इस तरह से बात करना कि वो भी ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहा है, उसने भी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी ये दरख्त ये कोई पर्सन नहीं है, लेकिन पोएट इसको पर्सन बना रहा है, इसको पर्सोनिफाई कर रहा है, यानी इसके बारे में इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि ये कोई इंसान है और इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसको पर्सोनिफिकेशन कह देते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, और इसके ऊपर मैंने एक अलहदा से वीडियो भी बनाई हुई है। हम पिछली वीडियोस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके पर्सोनिफिकेशन पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको ज़रूर देख लें। इससे यह है कि आपको इस टर्म के बारे में सारी बातों की समझ आ जाएगी। तो ये जो पहले स्टैंजा की चौथी लाइन है इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन देख रहे हैं। और पर्सोनिफिकेशन किस चीज़ की है कि चेरी का जो दरख्त है उसको पोएट ने पर्सोनिफाई किया है, जब वो उसके बारे में ये बात कर रहा है कि उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन।
तो ये आप इसको याद रखना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये पहला स्टेंजा यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक दफ़ा आप इसको जल्दी जल्दी दोबारा देख लें कि लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, दरख्तों में अब सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत दरख्त है वो चेरी का दरख्त है। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउ, इसकी जो शाखें हैं वो फूलों के साथ भरी हुई हैं। इतने ज़्यादा इसके ऊपर फूल उगे हुए हैं कि इसकी शाखें जो हैं उस वज़न के साथ अटी हुई हैं, नीचे को झुकी हुई हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और ये दरख्त कहाँ पर खड़ा है? जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, राइडिंग करते हुए हम जंगल की तरफ जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर ये खड़ा है। और वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने भी ईस्टर के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है। और इसके बाद दूसरा स्टेंजा आप देखें कि नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, स्कोर 20 को कह देते हैं, और 3 स्कोर ये आप टोटल कर लें 60 हो गए, और एंड 10 इसके साथ और मिला दें तो ये टोटल हो गए 70। ये नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, यानी मेरे जो 70 साल हैं। ये बाइबल के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि इंसान की जो एवरेज उम्र है वो 70 साल है, यानी इंसान की जो तबई उम्र आप कह लें कि वो 70 साल है। कि इस दुनिया के ऊपर इंसान को नेचर ने रहने के लिए जो टाइम दिया है वो औसतन वो 70 ईयर्स है। यानी हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई हमें कत्ल ना कर दे, किसी कुदरती आफत का हम शिकार ना हो जाएं, या कोई खौफनाक बीमारी ना लगे, तो हम 70 साल तक ज़िंदा रहने की तवक्को कर सकते हैं। यानी ये हमारी एक एक्सपेक्टेड आप कह लें कि स्पैन ऑफ लाइफ है एक इंसान का। तो वो कहता है कि मेरे जो 70 साल हैं, 3 स्कोर यानी 60 हो गए, 1 स्कोर 20 का होता है, 3 स्कोर 60 और 7 10 और मिला दे एंड 10, तो ये टोटल हो गए 70 साल। यानी वो कहते हैं अब मेरे जो 70 साल हैं, जो मुझे कुदरत ने इस ज़मीन पर गुजारने के लिए जो 70 ईयर्स दिए हैं, उनमें से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो 20 गुजर चुके हैं। जब पोएट ये पोएम लिख रहा है, या जिन दिनों की ये बात है, उन दिनों में पोएट की उम्र थी 20 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि वो 20 तो गुजर गए, वो तो वापस नहीं आने। तो मेरे 70 सालों में से 20 वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, यानी 70 बहारों में से टेक करें यानी निकाल दें, आ स्कोर यानी 20 अलहदा कर दें। ये थोड़ी कैलकुलेशंस हो रही हैं इस स्टेंजा के अंदर कि 70 बहारों में से 20 बहारें निकाल दें। यानी एक साल में एक मरतबा बहार आती है, तो 70 बहारों से मुराद 70 साल आप ले लें। तो 70 सालों में से 20 अगर अलहदा कर दें तो इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास जो बाकी बचते हैं वो सिर्फ 50 हैं। यानी 20 गुजर गए और बाकी मेरे पास 50 रह गए। तो ये जो दूसरा स्टैंजा है इसके अंदर ये इस तरह का थोड़ा हिसाब किताब है। एक दफ़ा दोबारा देख लें कि नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, अब मेरे जो 70 साल हैं, यानी 3 स्कोर 60 एंड 10 10 और मिला के 20 विल नॉट कम अगेन, उनमें से 20 तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, और 70 बहारों में से एक स्कोर यानी 20 बहारें अगर निकाल दें तो इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास सिर्फ 50 जो हैं वो बाकी बचती हैं। यानी मेरी ज़िंदगी के अब 50 साल बाकी रह गए हैं, मेरी जो तबई उम्र है वो 50 साल बाकी रह गई है। लिहाजा एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, तीसरे स्टेंजा की पहली लाइन देखें कि चूँकि, सिंस का यहाँ पे मतलब है चूँकि, टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, चीज़ों को देखने के लिए, इन ब्लूम पूरे जोबन पर, पूरे अरूज पर चीज़ों को देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, 50 जो बहारें हैं ये लिटिल रूम, यानी बड़ा थोड़ा टाइम है, बड़ा थोड़ा पीरियड है। यानी 50 साल इतने ज़्यादा नहीं है कि चीज़ों को पूरे अरूज पर, पूरे जोबन पर देखा जा सके। यानी ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है अल्लाह ताला की बनाई हुई, इसके अंदर इतनी ब्यूटी है, इतने ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनके ऊपर जब जोबन आता है और वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इंसान के पास जो उम्र है वो तो बहुत थोड़ी है। मेरे तो सिर्फ 50 साल बाकी रह गए हैं, 20 पहले वाले तो एक तरह से मैंने ज़ाया कर दिए। मुझे पता ही नहीं चला कि कुदरत की बनाई हुई खूबसूरती को देखना चाहिए, इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए।
चाहिए, इसका मुशाहिदा करना चाहिए। इसमें से जो सुकून मिलता है इंसान को, जो खुशी और इत्मीनान मिलता है, उसको हासिल करना चाहिए। वो 20 साल तो मुझे पता ही नहीं चला वो गुजर गए, अब 50 बाकी रह गए हैं और ये 50 साल बड़े थोड़े हैं। इतनी खूबसूरती है इस कायनात में, इस दुनिया में, कि उसको देखने के लिए ये 50 साल बहुत थोड़े हैं। लिहाजा मैंने अब एक फ़ैसला कर लिया है, और वो फ़ैसला क्या किया है, आखिरी 2 लाइन्स में वो बता रहा है। वो देखें, अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो। जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, मैं उधर को जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो। चेरी के दरख्त को देखने के लिए, जो बर्फ़ के साथ अटा हुआ है। यानी ये जो दरख्त है, इसके ऊपर एक तो सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं, और जब बर्फ़बारी का सीज़न आता है, उन फूलों के ऊपर जब सफ़ेद रंग की बर्फ़ भी पड़ जाती है, तो फिर ये सारे का सारा जो दरख्त है बिल्कुल ही वाइट हो जाता है, और वो जो मंज़र होता है वो भी बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। तो वो कहता है कि इतना खूबसूरत जो मंज़र है, मैं इसको हमेशा मिस करता आया हूँ। 20 साल मैंने अपने ज़ाया कर दिए हैं, लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया है कि जो मर्ज़ी हो जाए, 50 साल जो बाकी रह गए हैं, अगरचे ये बहुत थोड़े हैं, लेकिन मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने इस टाइम को, इन 50 सालों को ज़ाया नहीं करूँगा। और हर साल जब भी बाहर का सीज़न आएगा और जब भी बर्फ़बारी का मौसम आएगा, चेरी के दरख्त की जो खूबसूरती है, इसको देखने के लिए मैं जंगल की तरफ ज़रूर आया करूँगा, और आइंदा से मैं इस मौके को मिस नहीं करूँगा, और इस खूबसूरती को एंजॉय करूँगा। और कुदरत की बनाई हुई ये जो एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, ये जो कुदरत की एक नेमत है, ये जो ब्यूटी है, ये जो खूबसूरती है, इसका लुत्फ़ लूँगा, इससे सुकून हासिल करूँगा, इससे इत्मीनान हासिल करूँगा। तो यहाँ पर ये पोएम जो है, ये आप देख रहे हैं ख़त्म हो रही है। यानी आखिरी जो स्टैंज़ा है, असल बात इसके अंदर हो रही है कि सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, चूँकि चीज़ों को अरूज पर, जोबन पर देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। 50 जो बहारें हैं, यानी 50 जो साल हैं, वो बहुत थोड़े हैं। लिहाजा अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं जंगल की तरफ जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो। चेरी के दरख्त को देखने के लिए, जो बर्फ़ से अटा हुआ है, जो सफ़ेद रंग के फूलों से भरा हुआ है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दरख्त है, उसकी खूबसूरती को देखने का कोई मौका मैं आइंदा से मिस नहीं करूँगा। जो पहले हो गया सो हो गया, वो 20 साल मेरे पहले ज़ाया हो गए, लेकिन अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अब आप सोचिए कि चेरी के दरख्त की खूबसूरती को क्यों देखना है। ये उसको देखने से क्या होगा? उसको देखने से ये होगा कि इंसान को सुकून मिलता है, इंसान को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में, इस कायनात में तख्लीक की हैं, इंसान के लिए हैं। तो इंसान के लिए इन चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने इतना सुकून, इतना इत्मीनान, इतनी फ़रत रखी है कि अगर हम कुछ वक्त अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से निकाल सकें और इन चीज़ों के साथ कुछ वक्त गुजार सकें, फ़ितरत की, नेचर की कंपनी में कुछ टाइम गुजार सकें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर आपको कितना ज़्यादा एक खुशी का एहसास होगा। एक ऐसी फ़ीलिंग्स का आप तजुर्बा करेंगे, जो फ़ीलिंग्स शायद आप एक मसनूई सी दुनिया में, जो इंसानों की बनाई हुई जो 4 दीवारियाँ हैं, जो एक ऐसी दुनिया है जो नेचर से बिल्कुल हट के है, जो एक आर्टिफ़िशियल दुनिया है, जो एक मसनूई दुनिया है, उस दुनिया के अंदर शायद वो फ़ीलिंग्स हमें नहीं मिलती, जो इस तरह की चीज़ों की कंपनी में जाके जिनका तजुर्बा होता है। और इंसान के लिए चूँकि सारा कुछ अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, तो इंसान को चाहिए कि इन चीज़ों की जो खूबसूरती है, जो इनकी जो ब्यूटी है, उसको एंजॉय करे और इन चीज़ों के लिए कुछ वक्त अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से ज़रूर निकाले। तो ये शायद इस तरह की बात ए हाउसमैन जो हैं वो हम तक कन्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है, और इसकी जो राइम स्कीम है वो आप देख रहे हैं, नाव और बाव। पहली 2 लाइन्स आप देखें, ये हम काफ़ियाँ हैं, तो इनकी राइम स्कीम ए, यानी जो पहला जो काफ़िया है, पहली लाइन के जो आखिरी जो साउंड्स हैं, उनका हम नाम रख देते हैं ए। और अगर वही साउंड्स आगे किसी लाइन में रिपीट हो रहे हों, तो वहाँ पे भी उनका नाम ए ही होगा। इसी तरह से जहाँ पे साउंड चेंज होता है, कोई और तरह की आवाज़ें आ रही हैं किसी लाइन के आखिर में, तो उनका नाम फिर हम बी रख देते हैं। और वो आवाज़ें फिर आगे जहाँ पे भी रिपीट होती हैं, तो उनका नाम बी ही होता है। तो जैसे कि नाव में देखें, ये जो नाव है, इसके जो आखिरी आवाज़ें आओ, इसका हमने नाम रख दिया ए।
और इसी तरह से यही वाली आवाज़ बाओ दूसरी लाइन का जो आखिरी वर्ड है उसके आखिर में भी आ रही है, तो वहाँ पे भी उसका नाम ए ही होगा। तो पहली जो 2 लाइन्स हैं इनकी राइम स्कीम होगी ए। तीसरी लाइन में आप देखिए राइड, अब इसमें जो आखिरी आवाज़ें हैं वो है आइड, तो इसका नाम हम बी रख देते हैं। और यही वाली आवाज़ आप चौथी लाइन में भी रिपीट होती देख रही हैं जब लिखा है टाइड, यानी ये आखिरी वर्ड है चौथी लाइन का। तो राइड और टाइड ये दोनों हम काफ़ियाँ हैं, तो जो आवाज़ राइड के आखिर में है वही टाइड के आखिर में है। तो राइड के आखिर में जो आवाज़ थी उसका नाम हमने बी रखा था, तो टाइड के आखिर में जो आ रही है उसका नाम भी बी ही रखेंगे। तो ए बी, यानी ये पहला जो स्टैंजा है उसकी ये राइम स्कीम बन गई ए और बी। इसी तरह से दूसरे स्टैंजा में देख लें, 10 और अगेन। ये पोइट्री में थोड़ा सा इस चीज़ की कंसेशन होती है कि हम काफ़िया बनाने के लिए बाज़ औक़ात प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। वैसे हम अगेन पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसको 10 के साथ हम इसका काफ़िया बनाएं तो इसको अगेन पढ़ देंगे। तो 10 और अगेन, ये ए इसका नाम रख लेते हैं। स्कोर और मोर, अब इन दोनों की आवाज़ें भी सेम है तो इनका नाम बी रख लेते हैं। तो दूसरे स्टैंजा की भी यही राइम स्कीम है। और तीसरे में देखें ब्लूम और रूम, ये ए दोनों का नाम हो गया। और गो और स्नो, ये जो तीसरी और चौथी लाइन का स्टैंजा है, मतलब जो राइम स्कीम है वो उसका मतलब बी नाम रख रहे हैं। तो ए बी, जो तीसरा स्टैंजा है इसकी जो राइम स्कीम है वो भी ए और बी, यानी पूरी जो पोएम है इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी, ये आप जहन में रखिएगा। इसके बारे में इंशाल्लाह आगे चल के कुछ टेक्निकल चीज़ें और भी आपको बताएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो गई और बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, तो इसकी कोई मुश्किल नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने इसको तैयार करना है तो पहली चीज़ तो इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें अगर आपके पेपर में MCQs बनाए जाएं तो वो किस किस्म के हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि द ट्री ऑफ चेरी इज़ द लवलीएस्ट इन डैश, और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। तो पोएम आपने पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका है कि शायर किस मौसम में चेरी के दरख्त की खूबसूरती की बात कर रहा है, तो वो स्प्रिंग सीज़न की बात कर रहा है। तो स्प्रिंग वाला जो ऑप्शन होगा इसको आपने ठीक कर देना है। और दूसरा ये बन सकता है कि विद व्हाट इज़ द चेरी ट्री कवर्ड, चेरी का जो दरख्त है वो किस चीज़ से कवर्ड है। तो अब इसमें वैसे स्नो भी आ सकता है, अगर तो बर्फ़बारी का सीज़न चल रहा है तो बर्फ़ उसके ऊपर पड़ी होती है। और अगर नॉर्मल सीज़न है तो उसमें वाइट फ्लावर्स, इसमें ऑप्शन ठीक हो सकता है। और उसके बाद ईस्टर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ डैश, तो ये आपको पता चल गया क्रिश्चियंस, इसका ऑप्शन होगा। और 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 आर, ये कितने हो गए, एक स्कोर चूँकि 20 का होता है तो ये सारे टोटल करें तो 70 ईयर्स बनते हैं। और हाउ मैनी ईयर्स ऑफ द पोएट्स लाइफ वुड नॉट कम अगेन, कितने साल शायर की ज़िंदगी के दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये आखिरी स्टैंजा में हमने पढ़ा कि 20 विल नॉट कम अगेन, वो कहता है कि 20 साल मेरे गुजर चुके हैं। तो इस तरह के ये MCQs इस पोएम में से बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। और सिनोनिम्स की बात करें तो कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज तो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी एक लफ्ज़ इसमें आया हंग, इसके सिनोनिम्स कवर्ड एक होता है, एक लेडन होता है, लोडेड होता है, हैवी होता है, यानी भरा हुआ है, अटा हुआ है ये फूलों के साथ। तो इस तरह के इसके सिनोनिम्स होंगे। और ब्लूम फूलों को कह देते हैं, और फूलों के लिए एक लफ्ज़ फ्लावर्स भी इस्तेमाल होता है, ब्लॉसम्स भी इस्तेमाल होता है, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। और वुडलैंड, ये जंगल को भी कह देते हैं, और वुड्स भी सिर्फ इस्तेमाल होता है। और फॉरेस्ट भी आपको पता है जंगल को ही कहते हैं। और इसी तरह से राइड मतलब घुड़सवारी करना, तो इसका मतलब यहाँ पे इस पोएम के अंदर यही है कि जिस रास्ते पर घुड़सवारी करते हुए हम जंगल की तरफ जाते हैं वो रास्ता। तो राइड के सिनोनिम्स में आप ट्रिप लिख सकते हैं, जर्नी लिख सकते हैं, ड्राइव और ट्रैक, ये सारे राइड के सिनोनिम के तौर पे ठीक हैं। और टाइड, एक ईस्टर टाइड इसमें वर्ड आया है, तो टाइड से मुराद कोई त्यौहार, कोई मौका, मोमेंट, ओकेजन या टाइम, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो ये मतलब 4-5 ही इसके अंदर मुश्किल अल्फाज आपको नज़र आएंगे, इनको ज़हन में रखें। और इसके बाद इसके अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे तो वो मेरे ख्याल में ये 4-5 ही हैं। उनमें एक तो ये पूछेंगे कि हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ चेरी, इस दरख्त की खूबसूरती को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो इसका जो पहला स्टेंजा है वो सारा इसकी खूबसूरती के बारे में ही है कि जब पोएट कहता है कि द
tree of cherry is covered with white flowers and its branches are hung with bloom, भरी हुई है फूलों के साथ। और ये मतलब इट स्टैंड्स अबाउट अ वुडलैंड राइट, जंगल की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर खड़ा है, वगैरह वगैरह। इस तरह करके इसकी जो खूबसूरती का उसने एक मंजर पेश किया है वो इसके अंदर आपने लिखना होगा। और दूसरा देख लें कि व्हाट इज़ ईस्टर क्या होता है, व्हाट इज़ मेंट बाय ईस्टर टाइड। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ईस्टर क्रिश्चियंस का एक मतलब त्यौहार है, और इट इज़ सेलिब्रेटेड इन कमेमोरेशन ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलाम। उनकी जो रिसरेक्शन हुई थी, दोबारा से दुनिया में आमद हुई थी, जो ज़हूर हुआ था उनका, उसकी याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आपसे पूछेंगे कि हाउ हैज़ चेरी बीन पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम। तो in the fourth line of the first stanza we find the poet is personifying the cherry tree when he is discussing about that tree that it is wearing white dress to celebrate Easter। तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, यानी जब एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये आप इसके अंदर लिख देंगे। और चौथे नंबर पे आपसे पूछेंगे व्हाई डज द पोएट डिसाइड टू गो टू द जंगल। शायर क्यों फैसला करता है कि वो जंगल की तरफ जाएगा। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। यानी ये इस पोएम का सबसे अहम क्वेश्चन मेरा ख्याल है यही वाला है कि आखिरी स्टेंजा में उसने कौन सी बात की है, और जो आखिरी स्टेंजा में बात की है वही सबसे अहम बात है। और वो यही है कि उसने मतलब इस चीज़ का एतराफ़ किया कि आई हैव वेस्टेड almost 20 years of my life without observing, without taking advantage of the beautiful sights of nature। मैंने वो 20 साल अपने ज़ाया कर दिए, but now I have resolved, I am determined to utilize the remaining 50 years of my life, and I will not waste this time, and about the woodland I will go to see the cherry hung with snow। ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हमेशा every year I will enjoy the beauty of nature and I will not waste time again। तो इस तरह करके उसने यानी ये फैसला कर लिया कि अब मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। और उसके बाद ये है कि राइट डाउन द मेन आइडिया या थीम ऑफ द पोएम। ये भी इसमें भी वैसे जो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा उसी से मिलता जुलता आंसर इसका होगा कि इस पोएम का थीम क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है। तो वो यही है कि शायर का जो लव ऑफ नेचर है, जो फितरत के साथ जो इसकी मोहब्बत है, वो हमें इस पोएम के अंदर नज़र आई है। शायर ख़ुद भी ये समझता है कि इंसान को ये जो नेचर है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ हासिल करना चाहिए। इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने इंसान की तस्कीन का जो सामान रखा हुआ है, जो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जो बेनिफिट्स रखे हुए हैं, इंसान को उन्हें हासिल करना चाहिए। तो शायर को लगता है कि उसे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए। पहले जो वक्त गुज़र गया सो गुज़र गया, लेकिन अब उसको एहसास हो चला है कि मैंने आइंदा से अपनी ज़िंदगी को नेचर के करीब रह के गुजारना है। और वही नेचर के करीब रहने का जो एक मैसेज है वही वो हम तक कन्वे कर रहा है। तो ये इसका पाँचवा जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से बन सकता है। बस यही है, छोटी सी पोएम है और उसमें से बस ये 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं हर पोएम के। इनको ही आप लोगों ने तैयार करना है, जो 2 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ, ये इसका टाइटल था, इसको हमने पढ़ा। और इसकी एक और पोएम है व्हेन आई वाज 1 and 20, वो भी इसी कलेक्शन में शामिल है और वो भी बड़ी ज़बरदस्त पोएम है। छोटी सी पोएम है कि इंसान कैसे बाज़ुकात कुछ चीज़ों को समझ रहा होता है कि वो इस तरह से हैं, लेकिन वक्त जब गुज़रता है तो वो इंसान की सोच को बदल देता है। और इंसान जिन चीज़ों को पहले हकीकत समझ रहा होता है, वो वक्त गुज़रने के बाद पता चलता है कि वो चीज़ें तो बिल्कुल और तरह से थी, जैसे वो समझ रहा था वो वैसे नहीं थी। और जिन चीज़ों को इंसान झूठ समझ रहा होता है, गलत समझ रहा होता है, और एक वक्त आता है कि वो उन चीज़ों को हकीकत मानने पर मजबूर हो जाता है। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त पोएम है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस पोएम के साथ साथ आप व्हेन आई वाज 1 and 20, ये भी ए.ई. हाउसमैन की एक बड़ी मशहूर पोएम है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पर ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।